नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज अर्ध सत्य में हम बात करेंगे इजराइल की उस महिला सैनिक की जिसकी दुनिया भर में चर्चे। एक फौजी लड़की ने हमास के 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों को सिर्फ अकेले अपने कुछ दोस्तों के साथ निपटा दिया। उसकी चर्चा हर जगह है। उस लड़की ने न सिर्फ आतंकियों को निपटाया बल्कि कई इजरायलियों को बचा भी लिया। यह भी जानेंगे कि दुनिया की 10.2% आबादी जो यहूदियों की है वह सबसे ताकतवर और मेधावी रेस कैसे बन गई। आज सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन है। बात करेंगे उन 2 घटनाओं की जो अगर नहीं होती तो दुनिया को स्टार ऑफ द मिलेनियम नहीं मिलता। इंडिया न्यूज़ के अभियान के तहत हम आज बताएंगे कि एक नहीं बल्कि कई फिल्म स्टार्स भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इसलिए आपको भी ठीक रहना ज़रूरी है, एहतियात बरतना ज़रूरी है। बात अब इजराइल की। इजराइल की एक महिला सैनिक जिनका नाम है इनबार लीबरमैन, समूचे इजराइल की यह सुपरमैन बन गई। उनकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। उम्र सिर्फ 25 साल है। 7 अक्टूबर यानी कि शनिवार को हमास के आतंकियों ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया तो लीबरमैन ने धमाकों की आवाज़ें सुनी। हमला बहुत बड़ा था। आसमान में रॉकेट की बरसात हो रही थी और नीचे ज़मीन पर गाज़ा से हज़ारों की तादाद में आतंकी पैराट्रूप के ज़रिए उतर गए थे और लोगों को मार रहे थे, हत्याएं कर रहे थे। नरसंहार चल रहा था उनका। जवानों को पकड़ के उनकी भी हत्या कर रहे थे। अभी तक इजराइल के लगभग 150 से अधिक जवानों की मौत की खबर है और 1000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। एक म्यूजिक फेस्ट चल रहा था। वहाँ चारों तरफ से गोलियां बरसाकर 250 से अधिक लोगों को ढेर कर दिया। इन धमाकों की आवाज़ सुनते ही लीबरमैन अलर्ट हो गई। उन्होंने फौरन 12 लोगों की अपनी जो सुरक्षा टीम थी उसको कहा कि मोर्चा संभाल लो। इनबार लीबरमैन गाज़ा पट्टी से कुछ ही दूर किलोमीटर की दूरी पर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर जिम्मा संभाल रही हैं इजरायली फौज की तरफ से। उन्होंने मैदान में एक फौजी को जिस दिमाग और दिलेरी से काम करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही काम किया, अपना फर्ज अदा किया। स्ट्रेटजी के लिहाज से जो बहुत ज़रूरी और अहम मोर्चे थे वहाँ अपने साथियों को तैनात किया और ख़ुद भी पोजीशन ले ली। हमास के आतंकियों के साथ 4 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही और लीबरमैन ने अपनी टीम के साथ 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। 5 को तो अकेले लीबरमैन ने ही मारा। जहां यह घटना हुई उसका नाम है नीरेम। आतंकियों ने नीरेम के आसपास के किबुत्ज, जिसे हम सामुदायिक गांव कहते हैं, वहां भयानक नरसंहार किया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन नीरेम में सारे इजरायली सलामत रहे। इजराइल के सोशल मीडिया पर भी इनबार लीबरमैन की बहादुरी के किस्से हैं। उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और लोग उनको सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं। 7 तारीख इजराइल के इतिहास में बहुत ही भयानक दिन। हमले के बाद से इजराइल ने हमास को ख़त्म करने की जैसे कसम खा ली। उसके फाइटर जेट्स गाज़ा पर लगातार बम बरसा रहे हैं। आप गाज़ा की तस्वीरें अगर देखेंगे तो चारों तरफ मलबा ही मलबा आपको नज़र आएगा। जो गाज़ा से लगा हुआ इलाका है, यानी कि जिन जगहों से गाज़ा से इजराइल में घुसपैठ हो सकती है, उन इलाकों के ऊपर इजराइल के विमान गश्त लगा रहे हैं। कारण आतंकी जो अंदर घुस गए हैं ना तो वो गाज़ा लौट सकें और गाज़ा की तरफ से आतंकी इजराइल में ना घुस सकें। इसका पूरा इंतज़ाम 24 घंटे का इजराइल ने किया है। गाज़ा इजराइल बॉर्डर की सड़कों पर गोलियों की बेहिसाब उनके खोखे आपको नज़र आएंगे। ये खोखे, ये इजरायली फौज जो है ये आतंकियों को ढेर कर रही है। जो हेलीकॉप्टर हैं उन हेलीकॉप्टरों से ऊपर से गोले बरसाए जा रहे हैं और हमास के आतंकियों को मारा जा रहा है। ये 7 तारीख के बाद लगातार गश्त चल रही है और इजराइल का वो इलाका जो गाज़ा से लगा हुआ है, जिस इलाके में ज़्यादातर हिस्सों में
फैल गए हमास के आतंकी पैराट्रूप के ज़रिए और नरसंहार कर गए। उन इलाकों में उनकी तलाश चल रही है और गाज़ा के भीतर भी कुछ हिस्सों में घुस करके इजरायली फ़ौज तलाशी ले रही है कहाँ कहाँ हमास के आतंकवादी हैं। तो जो गोलियां बिछी पड़ी हैं, खोखे जो दिख रहे हैं सड़कों पर, वो हमास के आतंकियों के हैं। जो इजरायलियों के ऊपर उन्होंने गोलियां बरसाई होंगी, उन्हीं के खोखे हैं। इजरायल ना सिर्फ गाज़ा पर हमास के ठिकानों को चुन चुन करके बर्बाद कर रहा है, बल्कि गाज़ा की हर तरफ से उसने नाकाबंदी कर दी है। राशन, पानी, ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई, फ्यूल सब काट रखा है। फ़िलिस्तीन की एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन थापर मेलहम ने वॉइस ऑफ फ़िलिस्तीन रेडियो के ज़रिए एक बयान जारी किया है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि गाज़ा पट्टी में एक ही पावर प्लांट है और वहाँ ईंधन लगभग ख़त्म हो गया है। नतीजा ये है कि पूरे इलाके की बिजली कट चुकी है। अस्पतालों की इमरजेंसी लाइट भी अब 2 दिन तक ही चल पाएगी, उसके बाद अस्पताल अंधेरे में डूब जाएंगे। हुआ ये कि इजरायल ने गाज़ा से लगी सीमा पर जब 9 अक्टूबर को अपना शिकंजा कस दिया तो उसने गाज़ा तक जाने वाली जितनी सप्लाई थी, बिजली सप्लाई खास करके, उसको उसने रोक दिया, काट दिया। दूसरी तरफ इजरायल के ऊपर लेबनान की तरफ से भी हमला होने लगा, हमला हुआ है। यानी कि गाज़ा, उसके बाद सीरिया की तरफ से हमला हुआ और फिर लेबनान की तरफ से हमला हुआ। अब लेबनान की तरफ से हमला होने के बाद इजरायल के खिलाफ हमास, लेबनान और सीरिया, यह तीनों खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि लेबनान की तरफ से 15 रॉकेट दागे गए जो इजरायल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अश्कलोन में गिरे। मगर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया की ज़मीन से फ़िलिस्तीनी गुट ने इजरायल पर रॉकेट दागे, ना कि सीरिया ने दागे। इजरायली सेना कह रही है कि हम सक्षम हैं, आपने दागा या फ़िलिस्तीनियों ने दागा, हम जवाब दे सकते हैं, हम जवाब दे रहे हैं। सीरिया की तरफ से हुए हमलों का भी जवाब दिया जा रहा है और इजरायल ने रॉकेट और तोपखानों का मुंह उधर भी खोल दिया है। इजरायली फ़ौज ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमले किए। 8 अक्टूबर को भी जब लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर गोलीबारी की थी, तब भी इजरायल की फ़ौज ने उस तरफ बम दागे। तो यह लड़ाई जो है वो चल रही है। गाज़ा की तरफ से अब बमबारी बंद है, लेकिन कभी लेबनान की तरफ से तो कभी सीरिया की तरफ से इजरायल के भीतर गोले दागे जा रहे हैं। ये हमला चल रहा है। ये तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं, ये गाज़ा पट्टी की है और इस तरीके की तबाही इजरायल ने गाज़ा पट्टी में मचा रखी है। जहाँ जहाँ भी हमास के हेडक्वार्टर्स, उससे जुड़े हुए इमारतें जो उसकी हैं, या फिर जहाँ कहीं भी आतंकियों के होने की आशंका होगी, वहाँ ये हमले हो रहे हैं। ये पूरा गाज़ा है, लगभग तबाह है, धुएं का गुबार आपको उठता हुआ दिखेगा और शहर में चारों तरफ मलबा। अब मैं आपको इजरायल समझाना चाहता हूँ, पड़ोसी देश, जो मैं कह रहा हूँ कि कभी वो गाज़ा पट्टी से, तो कभी सीरिया की तरफ से, तो कभी जॉर्डन की तरफ से भी नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिएगा, ये जो सफ़ेद सा छोटा इलाका है जो मैंने कल भी आपको समझाया था, ये गाज़ा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है। ये दोनों फ़िलिस्तीन का हिस्सा हैं। यहाँ पैलेस्टीनी अथॉरिटी सरकार चलाती है, यहाँ हमास चलाता है। ये मिस्र है, मिस्र का एक हिस्सा गाज़ा पट्टी से लगता हुआ है। ये सीरिया है और 1967 की लड़ाई जब हुई थी, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, फ़िलिस्तीन, ये सारे देश एक साथ इजरायल से लड़ रहे थे। तो ये आप गोलन पहाड़ी देखेंगे, ये नीले रंग का इलाका है। ये गोलन पहाड़ी को सीरिया से इजरायल ने ले लिया, कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे आप देखें तो यहाँ कुछ सोलोमन आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को और गाज़ा पट्टी को इजिप्ट से उसने ले लिया। ये जॉर्डन से यरूशलेम, जो पूर्वी हिस्सा यरूशलेम का है, जो जॉर्डन की तरफ है, वो जॉर्डन के हिस्से में था। 1967 में इजरायल ने उसको भी जीत लिया। अब यहाँ सीरिया की तरफ से जो बमबारी हो रही, इजरायल की यह फ़ौज जो इस तरफ है, यानी कि पूर्वी उत्तरी सीमा पर, वो यहाँ जवाब दे रही है और इधर गाज़ा पट्टी की तरफ उसकी फ़ौज घुसी हुई है। लेबनान का इलाका भी यहाँ है और लेबनान को भी वो, ये आप लेबनान देखेंगे, यहाँ लेबनान का इलाका लगता है। तो सीरिया और लेबनान ये दोनों उसके उत्तर की तरफ है और यहाँ भी उसकी फ़ौजें यहाँ हैं जो जवाब देती हैं। लेबनान में
एक आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा है, जैसे कि हमास है। 1920 के दशक में मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के एक कॉन्सेप्ट चला कि दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने के लिए आपस में मिल करके लड़ा जाना चाहिए, तो हमास और हिजबुल्लाह। बस अंतर ये है कि हमास जो है वो सुन्नी संगठन है, हिजबुल्लाह जो है वो शिया संगठन है। लेकिन दोनों इसलिए लड़ते हैं क्योंकि यहाँ यहूदी हैं। तो इजराइल के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में इजराइल अपनी चारों तरफ लगातार मोर्चा संभाले हुए और जवाब देता है। 1948 में एक युद्ध हुआ, वह भी इजराइल ने जीता। 1967 में युद्ध हुआ, वह भी इजराइल ने जीता। और बीच बीच में कई और भी युद्ध हुए। जितने भी युद्ध हुए हैं, इजराइल ताकतवर रहा है, भारी पड़ता रहा है अरब देशों पर। आखिर इजराइल और इजराइल के यहूदी दुनिया में अपना लोहा कैसे मनवाते रहे, या दुनिया भर में उनकी तूती क्यों बोलती है, यह भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल ने गाज़ा में हमास के 200 ठिकानों पर बम बरसाए। इजरायली एयरफोर्स यह दावा कर रही है कि उसने हमास के कमांडर मोहम्मद देईफ के पिता के घर पर हमला किया। ये देईफ कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इस हमले में देईफ का भाई मारा गया है। खबर यह भी है कि इजराइल गाज़ा पर वाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। वाइट फॉस्फोरस बम क्या होता है? जो वाइट फॉस्फोरस है उसको रबड़ के साथ मिला करके इस बम को तैयार किया जाता है। फॉस्फोरस को अगर आप वाइट फॉस्फोरस देखते हैं तो यह मोम की तरह का एक केमिकल होता है, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, और इसमें सड़े हुए लहसुन की तरह की गंध आती है। यह केमिकल वाइट फॉस्फोरस जैसे ही हवा में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, आग पकड़ लेता है। और पानी से भी अगर आप बुझाना चाहते हैं तो नहीं बुझ सकता है, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, H2O। इसलिए वाइट फॉस्फोरस अगर गिराते हैं आप और वो हवा में आग पकड़ती है तो तुरंत लोग जलने लगते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? जहां भी वाइट फॉस्फोरस गिरता है, ऑक्सीजन को वो सोख लेता है, तो लोग जलने से ज़्यादा नहीं मरते हैं, लोग घुटन से मर जाते हैं। हवा नहीं मिलती है और घुट घुट करके मर जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी के ऊपर वाइट फॉस्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया है। युद्ध में इस बम का इस्तेमाल मना है, लेकिन फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाज़ा से लगे हुए अल करामा शहर पर फॉस्फोरस बम गिराया है। अब तक दोनों तरफ मारे गए लोगों की तादाद की मैं बात करूं तो लगभग 2150 लोग मारे गए हैं। 1200 इजरायलियों की मौत हुई है, यानी कि मरने वालों में तादाद अब भी ज़्यादा इजरायलियों की है, क्योंकि इस तरफ हमास के आतंकी आए, उन्होंने बेहिसाब नरसंहार किए। फिलिस्तीन की तरफ लगभग 950 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल के हमले में कितने आतंकी मारे गए इसकी गिनती अभी नहीं है। तो हो सकता है कि उधर तादाद बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से गाज़ा के ऊपर चल रहे हैं, बमबारी चल रही है, वहाँ तबाही बड़े पैमाने पर है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन ख़त्म हम करेंगे, हम पश्चिमी एशिया में पूरा नक्शा बदल करके रख देंगे। यह इजराइल की ताकत है। और गाज़ा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल के उसी संकल्प का नतीजा है। हमास के हमले के 4 दिन गुजर जाने के बाद उसके आतंकियों की बर्बरता का भयावह सच जो है अब दुनिया के सामने आने लगा है। आतंकियों ने बहुत ही बर्बर और विभत्स तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया और फिर उनकी हत्याएं की। जो शव बरामद हो रहे हैं उनमें से कईयों के सिर धड़ से अलग हैं। बच्चों को भी आतंकियों ने बख्शा नहीं। इजरायली सैनिकों की मैं मानूं तो 40 बच्चों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। हमास के आतंकी इजराइल के भीतर अब बचे हैं या नहीं, इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब उन इलाकों में, जिन इलाकों में उन्होंने नरसंहार किया है, वहाँ से जो डेड बॉडीज़ निकल रही हैं उनके साथ उन्होंने जैसा नृशंस और बर्बर बर्ताव किया है उसकी गवाहियाँ उन बॉडीज़ से मिलने लगी हैं। अब दुनिया कहाँ खड़ी है? दुनिया का एक बड़ा धड़ा, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी है, पश्चिमी देश भी है, वो इजराइल के साथ है। वो मानते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसने इजराइल के आम नागरिकों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर हमला किया। यह आतंकी वारदात है और आतंकी वारदात का अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। उसका ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवाते मियार बेस पर पहुंच चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात को लेकर के चर्चा की है। यह खबर भी आपने देखी होगी, सुनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही ये कह चुके हैं कि अमेरिका इजरायल के साथ है और उसको हमास के हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। इजरायल पर जो हमला हुआ उसमें जो लोग मारे गए उनमें 14 अमेरिकी नागरिक थे। जो बाइडेन ने जो कुछ भी कहा है अब मैं आपको सुनवा रहा हूं। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. बाइडेन ने इजरायल की मदद को दोगुना करने का ऐलान किया और अब वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के दौरे पर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने इस बीच में बयान दिया और इस युद्ध को लेकर के पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि गलती अमेरिका की है। उनकी प्रतिक्रिया में यह है कि अमेरिका की यह गलती है, उसकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नज़रअंदाज कर रहा है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो पुतिन फिलिस्तीन की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अगर हक की बात है तो क्या एक ऐसे भयानक आतंकी हमलों से उसका हल निकल सकता है? और क्या हमास की तरफदारी करके फिलिस्तीनियों के हक की बात की जा सकती है? सिर्फ अमेरिका का विरोध करने के नाते अगर हमास के हक में बयान दिया जाए तो यह शायद ठीक नहीं है और व्लादिमीर पुतिन के बारे में पश्चिमी देशों या भारत की कमोबेश राय भी यही होगी, क्योंकि भारत ने पहले ही दिन से इजरायल का साथ देना शुरू कर दिया है। हमास के हमले के चौथे दिन से, पहले दिन से ही इजरायल के साथ अपना समर्थन भारत ने जारी रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के बारे में, हालात के बारे में बताया भी है। दुनिया को अपने साथ करने के लिए युद्ध के समय खास करके हर देश कोशिश करता है, लेकिन इजरायल चूंकि उसके नागरिकों के ऊपर हमला हुआ है और यह धोखे से हमला हुआ है, आतंकी संगठन की तरफ से हमला हुआ है, इसलिए समूची दुनिया हमास और गाज़ा में हमास के ठिकानों को लेकर के आपस से बाहर है, वो इजरायल के साथ है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि हमास ने इजरायल पर इतना ताकतवर और प्लान्ड अटैक किया तो उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? वह हमास का सरगना मोहम्मद दईफ, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था, जिसके पिता के घर पर बम बरसाया गया और कहा यह जा रहा है उसके भाई की उसमें मौत हो गई। दईफ का नाम दईफ नहीं था, उसका नाम था मोहम्मद मसरी। लेकिन जब वह 1987 में फिलिस्तीन में पहला इंतिफादा हुआ, इंतिफादा का मतलब मैंने पहले भी अपने शो में बताया है, इसको कहते हैं झकझोरना, हिला करके रख देना। तो इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का जो पहला आक्रमण कहिए, जब विद्रोह, बगावत, इंतिफादा, उसमें उसने हिस्सा लिया और वो बन गया मोहम्मद दईफ। मोहम्मद दईफ 1989 में इजरायल में गिरफ्तार किया गया था और 16 महीने तक वो हिरासत में रहा या गिरफ्तारी में रहा इजरायल के। उसके बाद वहाँ से वो निकला। दईफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो गाज़ा की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़ाई की और हमास के आतंकी के तौर पर सुरंगों के नेटवर्क और बम बनाने का मास्टर है, उसको उसमें एक्सपर्टीज़ है। मोहम्मद दईफ की दुनिया में सिर्फ 3 ही फ़ोटो है। एक फ़ोटो जो जब वो 20 साल का था तब की है,
दूसरी में वह नकाबपोश दिख रहा है और तीसरी फोटो उसकी परछाई की है, जिसको शैडो इमेज कहते हैं। इसलिए उसकी सही तस्वीर आज की तारीख में क्या है, वो आज कैसा लगता है, कोई नहीं जानता है। मोहम्मद देईफ की बीवी, उसके 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी। 2014 में इजराइल ने हवाई हमला जो किया था गाजा के ऊपर, उस हमले में तीनों मारे गए थे। खुद मोहम्मद देईफ को ख़त्म करने के लिए 7 प्रयास हुए, लेकिन हर बार वह बचता हुआ चला गया। जब हमास टीवी, जिसको चैनल है वो, उसकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि देईफ शनिवार को बोलने वाला है, तो फिलिस्तीनियों को लग गया कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह सुबह हमला हो गया और जब देईफ रेडियो पर आया, बल्कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट के लिए आया, तो उसने कहा कि आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों का और मुल्क का गुस्सा फूट रहा है। हमारे मुजाहिदीन आज इस अपराधी यानी कि इजराइल को यह समझाने का आपका दिन आ गया है कि उसका समय समाप्त हो गया है। ये मोहम्मद देईफ ने अपने आतंकियों को कहा था जब इजराइल पे वो हमला कर रहे थे। ये स्थिति इजराइल देश बनने के समय से ही युद्ध लड़ता रहा है और उसको इस बात का अंदाज़ा रहा है कि अगर उसकी ताकत बेहिसाब नहीं बढ़ी तो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि घुरा हुआ है मुस्लिम देशों से अरब के बीच में। लिहाजा साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट पर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी पीढ़ियाँ अपने देश को मजबूत करने, तरक्की के रास्ते पर रफ्तार देने और दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती रही हैं। इसलिए 1948 में बना हुआ देश आज की तारीख में दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों की जमात में खड़ा है। दुनिया भर में जितने बड़े वैज्ञानिक और नोबेल विजेता हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर यहूदी रहे हैं। मैं अगर यहूदी कह रहा हूं तो समझिए कि या तो वे इजराइल में पैदा हुए, या फिर इजराइल से अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए, या फिर दुनिया के दूसरे देशों में रहे, तब भी यहूदियों का एक ही देश है, इजराइल। और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी यहूदी पैदा होता है तो इजराइल का वैसे ही नागरिक बन जाता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे वो वहाँ का अधिकृत नागरिक हो जाता है। अब आप कुछ बातें ग्राफिक्स के जरिए समझिए जो मैं समझाना चाहता हूँ कि यहूदी दुनिया की सबसे मजबूत, काबिल और मेधावी कौम क्यों है। क्योंकि उसको अपने वजूद को लेकर बचाना था और अपनी हैसियत को दुनिया में साबित करना था। दुनिया की कुल आबादी का 0.2% हिस्सा है। सिर्फ 1,60,00,000 की आबादी है यहूदियों की दुनिया में, और दुनिया की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ की है। तो 800 करोड़ के लिहाज से 1,60,00,000 लोग 0.2% होते हैं। और 0.2% लोग क्या करते हैं दुनिया में, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज़ शुरू हुए। 954 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर नोबेल पुरस्कार आज तक दिए जा चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर। जैसे ये पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार हैं। अब आप देखिए, केमिस्ट्री 36 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। किनको? यहूदियों को। अभी तक केमिस्ट्री में कुल दिए गए नोबेल पुरस्कार के कितना बनता है? 19%। आबादी है 0.2%। इकोनॉमिक्स 37 वैसे लोगों को दिया गया जो यहूदी थे, 40% यह तादाद बनती है। कुल जितने लोगों को दिया गया उनमें से 40% यह पुरस्कार यहूदियों ने लिए। और लिटरेचर 16, हिब्रू भाषा होती है, यहूदियों की भाषा हिब्रू है, जिसमें तोरा जो उनका धर्म ग्रंथ है वो भी है, जिसमें वो बात करते हैं। अब इस तरह शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार हैं, 9 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, 8% बनता है ये शेयर। फिजिक्स 56, 25%। और मेडिसिन 58 ऐसे लोगों को या ऐसे वैज्ञानिकों को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जो यहूदी थे, और उनकी तादाद जो है वो कुल पाने वाले लोगों में से 26% की बनती है। यह यहूदियों का इतिहास है आधुनिक, इस सदी का, 20वीं सदी का, 1901 के बाद था। ये काबिलियत है, ये उनकी ताकत है। पढ़ाई लिखाई में अब कुछ बड़े लोगों के बारे में जानिए। आप जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन,
दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमागदार कोई वैज्ञानिक रहा, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है और वो यहूदी थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये सिगमंड फ्रॉड, मनोविज्ञान के जितने भी लोग होंगे वो जानते होंगे कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड के सिद्धांत से सब चलते हैं, पूरा मनोविज्ञान जानता है। और मार्क्सवादी विचारधारा, जिनके विचारधारा के आधार पर दुनिया के तमाम देशों में सरकारें बनी, वामपंथी सरकारें, मार्क्सवादी सरकारें, चीन में, ईस्टर्न यूरोप में, रूस में जो सरकारें बनी, आज की तारीख में चीन में, कोरिया में जो सरकारें हैं वो सब मार्क्सवादी सरकारें हैं। बेंजामिन रूबिन, जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन देने की खोज बेंजामिन रूबिन ने की थी और वो क्या थे? यहूदी थे। ये दुनिया के कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिया, दुनिया को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया। जोनास सैक पोलियो का वैक्सीन जो है वो जोनास सैक ने ही बनाया था। अमेरिका में थे लेकिन यहूदी हैं। ये अमेरिका में बस करके काम करने वाले यहूदियों की जमात में आते हैं जोनास सैक। और अगला नाम है गर्ट्रूड एलियन का। ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, उसके इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही, इसलिए उनको नोबेल दिया गया था। बरूच ब्लूमबर्ग, यह हेपेटाइटिस बी, जो जॉन्डिस का एक नेचर है, एक कैरेक्टर है हेपेटाइटिस बी का, उसके लिए टीका आपने बनाया। विलेम कॉफ, किडनी डायलिसिस जो आज की तारीख में दुनिया में लोगों की होती है, किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस जो मशीन होती है वो विलेम कॉफ ने बनाई थी और वो भी यहूदी थे। उसको भी, उनको नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था इसी उनकी उपलब्धि के लिए, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये एक छोटी सी फहरिस्त है उन वैज्ञानिकों की, उन महान लोगों की जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, और ये यहूदी थे। यहूदियों ने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई, अपनी हैसियत, अपने जज्बे को, अपनी मेधा को, अपने शौर्य को भी, अपने साहस को भी साबित किया। और आज दुनिया भर में किसी एक कौम के बारे में आप चर्चा करेंगे, सिर्फ एक कौम के बारे में, तो यहूदियों का जिक्र होगा।